हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज की क्लास में मस्त मक्खन मलाई मजेदार तरीके से एक ही क्लास के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर खत्म कराऊंगा। बहुत मजेदार तरीके से करने वाले हैं, बहुत बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए चैप्टर खत्म करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा कि हाँ, इस छोटी सी क्लास के अंदर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक छोटे से वर्ड से जिसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। कॉमर्स वाले स्टूडेंट 10वीं पास करते ही ट्रांजेक्शन का मतलब समझ जाते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन का मतलब कुछ खरीदना या बेचना। इसको बोलते हैं एक्सचेंज। कुछ आया या कुछ गया। ये आना और जाना कभी कभी पैसों का भी होता है, कभी कभी इमोशन का होता है, प्यार का होता है, धोखे का होता है। तो हम यहां प्यार, धोखे और इमोशन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन ट्रांजेक्शन्स की जिसके बीच में पैसा आता है। तो दोस्तों उन ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। तो यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, मतलब पैसों के ट्रांजेक्शंस। अब ये लेन देन यानी ये जो ट्रांजेक्शन है ये हम अपनी कंट्री के अंदर भी करते हैं और कंट्री के बाहर के लोगों से भी करते हैं। जो ट्रांजेक्शन हम अपनी कंट्री के अंदर करते हैं, मतलब अपने घर के पास की दुकान से मैं सामान खरीद कर ले आया या अपने घर के पास के बंदे को मैंने कुछ सामान बेच दिया, तो ये घर के पास हो या विद इन इंडिया हो, ऐसे सभी ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो एक देश की इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर ही होते हैं। फिर बात करता हूं मैं उन ट्रांजेक्शन्स की जो मेरे बीच में और किसी फॉरेनर के बीच में हो रहे हैं, यानी इंडियन रेजिडेंट के बीच में और फॉरेन कंट्री के बीच में हो रहे हैं। तो उन ट्रांजेक्शन्स को दोस्तों हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। तो जी हां, इस चैप्टर में शुरुआत करने से पहले आपको एक वर्ड जानना है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो पैसों के ट्रांजेक्शन्स हैं जो एक कंट्री के रहने वाले बंदे और फॉरेन कंट्री के बीच में हुए हैं। एक कंट्री के रहने वाले बंदे को बोलते हैं रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये ट्रांजेक्शन पैसों के हैं, चाहे मैंने कुछ सामान खरीदा हो तो पैसे दिए होंगे, मैंने कोई सामान बेचा हो तो पैसे लिए होंगे, मैं उनसे उधार भी ले सकता हूं, उनको उधार भी दे सकता हूं। ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार इन सब ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट को काउंट कर लेते हैं कि फॉरेनर से हमारा क्या रिश्ता है और हम लोग उनसे क्या सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। चैप्टर की शुरुआत कर ली तो सोचो पूरा चैप्टर दिमाग में भेजे में कड़क तरीके से आ गया, मस्त मलाई मक्खन की तरह। इनको समझते ही कहानी खत्म है, चैप्टर सोबर सिंपल हो जाएगा। तो देखो दोस्तों क्या लिखा है यहां पर यहां हेडिंग बना रखी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, यानी ये वो ट्रांजेक्शन है जो हमारे देश की बाउंड्री को पार करते हुए चले गए हैं। नहीं, देश के अंदर अंदर के ट्रांजेक्शन नहीं, देश के बाहर के ट्रांजेक्शन। अगर हम कोई आइटम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो देश के बाहर के लोगों के पास चला गया, फॉरेनर्स के पास चला गया, वो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। अगर हम विदेशों से कुछ इंपोर्ट कराते हैं तो वो देश के बाहर से सामान आया है, ये भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। आप अज्यूम करके देखो, आंख बंद करके क्लास को पोज करके, कि कितने सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते होंगे। बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे के सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन 7 फैक्टर्स में, इन 7 वर्ड में समेट के रख दिए हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात करते हैं, छोटे छोटे करके शुरुआत करते हैं। देखो, जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं। गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस समझना। गुड्स को हम कमोडिटीज भी बोलते हैं। ये वो चीजें, वो आइटम्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, मेरे घर में फर्नीचर है, आपके पास चेयर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है। ये सब कोई ना कोई ऐसा सामान है जिसको हम छू सकते हैं। तो दोस्तों इन सामानों का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इन चीजों का हम इंपोर्ट भी करते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अपोजिट सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज ऐसी चीजें होती है जिनको हम टच नहीं करते, फील करते हैं। जैसे कि जो सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, टीचिंग सर्विस है, आप इसको छूकर बताना, जरा ऐसे ऐसे पकड़ के तोड़ के बताना, नहीं हो पाएगा। एक वकील अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ता है तो वो लॉयर की सर्विस है। डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, वो डॉक्टर की सर्विस है। ऐसे ही बैंक की सर्विसेज होती है, इंश्योरेंस कंपनी की सर्विसेज होती है, ड्राइवर की सर्विसेज होती है। तो दोस्तों सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट होता है और उनका इंपोर्ट भी होता है। कैसे? हमारे देश का बैंक किसी और देश में जाकर खुल गया तो हम मान लो हमने बैंकिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट कर दी। किसी और देश का बैंक हमारे देश में आकर खुल गया तो सोच लो हमने उनके देश की बैंकिंग सर्विसेज को अपने देश में इंपोर्ट करा लिया। ऐसे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं। अब देखो यहां पर जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, सबसे पहले एक वर्ड यूज किया गया है विजिबल आइटम्स। विजिबल मतलब जिनको हम देख सकते हैं, यानी छू भी सकते हैं, सीधी बात हो रही है। विजिबल आइटम का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं
और इंपोर्ट भी करते हैं। पहली बात तो ये, यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर गुड्स की जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल गुड्स हैं ये, ठीक है, फिजिकल मतलब छूने लायक गुड्स हैं ये, और इसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट को मैं ऐसे लिखूंगा, विजिबल और एक्स का मतलब एक्सपोर्ट। फिर विजिबल आइटम का इंपोर्ट भी होता है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, विजिबल और उसके नीचे छोटा सा एम मतलब इंपोर्ट। आगे मैंने लिखा है इनविजिबल आइटम्स। दोस्तों ये सर्विसेज के बारे में बात हो रही है, जैसे कि बैंकिंग या इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, दैट इज करके एग्जांपल लिख देते हैं यहां पर, एक ही एग्जांपल लिखता हूं, स्पेस को यूटिलाइज करेंगे बैंकिंग सर्विसेज का। तो यहां पर लिखा है इनविजिबल और एक्स मतलब इनविजिबल का एक्सपोर्ट और फिर इनविजिबल का इंपोर्ट हम करते हैं। फिर दोस्तों यहां लिखा है एक ट्रांसफर इनकम और यहां लिखा है एक फैक्टर इनकम। इनकम है, इनकम के बहुत सारी फॉर्म होती है। मैं सैलरी के तौर पर इनकम कमा सकता हूं, कभी कभी कुछ चीज किराए पर देकर रेंट के तौर पर इनकम कमा सकता हूं, किसी को उधार देकर ब्याज यानी इंटरेस्ट के तौर पर इनकम कमा सकता हूं, कंपनी खोलूंगा तो प्रॉफिट के तौर पर इनकम कमा सकता हूं, अगर कुछ नहीं कर रहा तो अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर पॉकेट मनी के तौर पर इनकम कमा सकता हूं। कुछ लोग चैरिटी और डोनेशन के तौर पर इनकम लेते हैं, सरकार टैक्स के तौर पर इनकम लेती है। इनकम की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो हम जो इनकम फ्री में आती है, ये मान लो एक तरफा इनकम जो है, जिसके बदले मैं कुछ दूंगा नहीं, मुझे सब कुछ मिलता रहेगा, जैसे कि गिफ्ट मिलते रहते हैं, मैं कुछ देता नहीं, पेरेंट्स मेरे को पॉकेट मनी देते रहते हैं, मैं बदले में कुछ देता नहीं, सरकार को टैक्स मिलता रहता है, सरकार बदले में ये नहीं बोलती तुमने टैक्स दिया तो तुम्हारे घर के बाहर ही सड़क बनेगी, है ना। ये वन साइडेड इनकम होती है, इनको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो आप इसको बेसिकली डोनेशन या चैरिटी के नाम से सही समझ सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूं विदेशों से हमारे देश में ट्रांसफर इनकम आती भी है और हम विदेशों को ट्रांसफर इनकम देते भी हैं। कोविड टाइम्स की बात कर लो, कोरोना काल के अंदर हमने बहुत सारी डोनेशन छोटी मोटी कंट्रीज को दी भी थी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंट्रीज से बहुत सारी सब्सिडीज के तौर पर पैसा हमारे पास आया भी था। तो जो पैसा फॉरेन कंट्री से हमारे पास आया उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया टीफा, और जो हमने उनको दिया ट्रांसफर इनकम टू अब्रोड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया टीटा। ऐसा कुछ अलाउड नहीं है कि आपको शॉर्ट में लिखना अलाउड है, ऐसे नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के तौर पर लिखो तो यार लिख दो, ये गिफ्ट भी हो सकते हैं, यानी हम लोग अपने किसी मनचाहे बंदे को जो अमेरिका में या फ्रांस में या किसी दूसरे देश में रहता है उनको गिफ्ट दे भी सकते हैं और वो भी हमें गिफ्ट भेज सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप होते हैं ना, होते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे रेमिटेंसेस वगैरह हो सकते हैं, फ्री के पैसे, या आप अपने पेरेंट्स को पैसे भेजोगे जब आप विदेश में नौकरी करोगे तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे मेरे पास ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रोड आई है, चाहे आपने कमाई हो विदेश में, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए वो पॉकेट मनी की तरह है। फैक्टर इनकम, अगर हमने विदेशों को कुछ पैसा दिया है तो इंटरेस्ट कमा रहे हैं हम, या फिर हमें कोई वो पैसा दे रहे हैं तो हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट लेना हो या देना हो, विदेशों की बात हो रही है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। रेंट का भी हो सकता है, अगर पेप्सी कंपनी इंडिया में है तो प्रॉफिट कमा के ले जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका में है तो प्रॉफिट कमा के लाता है, तो प्रॉफिट का भी लेन देन होता है, वेजेस का भी लेन देन होता है। दोस्तों ये 7 ट्रांजैक्शन मैंने लिखे हैं, ये सातों के सातों इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो एक देश के रेजिडेंट और फॉरेन कंट्री के बीच में हो रहे हैं। फॉरेन कंट्री का कोई भी बंदा हो, चाहे सरकार हो, चाहे कंपनी हो, चाहे रेजिडेंट हो वहां का, ठीक है। अब हम विदेशों से पैसा उधार पे लेते हैं तो बोरिंग्स फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं। विदेशों में किसी को भी पैसा उधार दे दिया तो उसको लेंडिंग्स टू अब्रोड बोलते हैं। अब्रोड बोल दो या बोल दो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेंडिंग्स टू लिख दिया यहां पर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, मतलब लेन देन हुआ। विदेशी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड। हम लोग विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड भी होती है एंड टू अब्रोड भी होती है, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन ही है भाई, काउंट क्यों ना करें। अब इन्वेस्टमेंट की 2 फॉर्म आपको जाननी है, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक कंपनी सीधी आई और इंडिया के अंदर उसने अपनी ब्रांच खोल दी, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां से आई है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, ऐसे हम भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ की कंपनी या हमारे यहाँ का इंसान किसी फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज कर ले तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर परचेज करना, ऐसी इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई का मतलब डायरेक्ट जाके वहां पर जगह खोल लेना, जमीन परचेज कर लेना, ऐसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी।
अब लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है 7वें नंबर का, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इसके बारे में आपको एक बात बताऊं, हमारे देश के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व रखा होता है, यानी हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, उसके पास फॉरेन करेंसी की स्टॉक रखी हुई है बहुत सारी, वो बदलती रहती है, कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती है। दोस्तों ये कभी इंक्रीज या डिक्रीज होती है ना, ये भी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी की स्टॉक बढ़ गई है तो हमने फॉरेन करेंसी खरीद ली है, और अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी की स्टॉक कम हो गई है तो हमने फॉरेन करेंसी बेच दी है, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी का स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है। ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इसको भी हल्के में लो और बाकी आगे समझाएंगे इसको। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा कोई भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है जो मैंने यहां नहीं लिखा। एक बार आप प्लीज इनको अच्छे से देखो, क्योंकि देखने की बात है, बड़े काम की चीज है। मेरा भी चाय पीने का दिल कर रहा था। अब क्या है कि हमारे देश की सरकार इन 7 ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, उस अकाउंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, या सिर्फ आप बोल दो बैलेंस ऑफ पेमेंट। बड़ी सादी भाषा में बड़े प्यार से आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, और बड़े सादे तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि चाय जरूरी है यार, पहले बोल रखी थी बनने के लिए, अब पीनी जरूर है। हाँ जी, ये देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलो या बोलो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, अकाउंट को लिखने की शॉर्ट फॉर्म है ये। अकाउंटेंसी वाले बच्चे जानते हैं, जिन पर अकाउंटेंसी नहीं है वो समझ लो फिर। तो मैंने क्या बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक वो अकाउंट है जिसके अंदर सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो एक देश के रेजिडेंट और फॉरेन कंट्री के बीच में होते हैं। तो डेफिनेशन भी दोस्तों ऐसी लिखी है, इट रेफर्स टू द अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। समझ रहे हो, सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं किसके बीच में, बिटवीन अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल दो या फॉरेन कंट्री बोल लो, कुछ भी बोल दो। फिर लिखा भी है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी बेसिकली एक स्पेसिफिक पीरियड की बात होती है, हर साल सरकार रिकॉर्ड करती है। अब पता है आपको, आपने अमेरिका से कुछ सामान मंगाया और इस्तेमाल कर लिया, आपको नॉलेज भी नहीं है, सरकार उसको रिकॉर्ड कर लेती है। कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, इस अकाउंट में। आपने अपने किसी दोस्त को फ्री में पैसे भेज दिए फॉरेन कंट्री में, या अपने पेरेंट्स को पैसे भेज दिए, या पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को पैसे भेज दिए हैं आपने, आपको पता भी नहीं है, सरकार ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। कौन से अकाउंट में, बीओपी अकाउंट में। इस बात को ध्यान रखना। तो ये अकाउंट बनता रहता है, सरकार बनाती है इसको, और सरकार ने बस इतनी सी चाय रहेगा भी, अभी स्पीड में आ जाएंगे वापस। अगर आपको लग रहा है स्लो स्पीड है तो आप फास्ट कर लो। अच्छा 2 घुट पी लूं, वेट कर सकते हो, जल्दी पी के दिखाऊं। एक घुट और, चलो जी फिनिश। मैंने जरूरी नहीं समझा कि मैं बीच में ऐसे ब्रेक लेके रोकू इस चीज को, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सरकार कहती है कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, यानी 2 टुकड़े किए हुए हैं। एक टुकड़े का नाम है करंट अकाउंट, दूसरे टुकड़े का नाम है कैपिटल अकाउंट। इस बात को समझना जरा, कैसे ये नाम पड़े। सरकार कहती है कि देखो भाई ये 7 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं इंटरनेशनल लेवल के, तो इसमें से स्टार्टिंग के 4 ट्रांजैक्शंस को जिस अकाउंट में सरकार रिकॉर्ड करती है उस अकाउंट को बोलते हैं करंट अकाउंट, और बाद के 3 ट्रांजैक्शन जिसमें रिकॉर्ड होते हैं उस अकाउंट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये लास्ट के 3 हो गए कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाले कंपोनेंट्स, तो इनको बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। और जो शुरू के 4 हैं, ऐसे करके 4 कर दिया, चलो जी 4 है, ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन कवर होते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन बीओपी अकाउंट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़वा दी। दूसरा क्वेश्चन बीओपी अकाउंट के कितने कंपोनेंट्स है, 2, एक करंट अकाउंट दूसरा कैपिटल अकाउंट। तीसरा क्वेश्चन करंट अकाउंट के कितने कंपोनेंट्स है, स्टार्टिंग के 4, विजिबल इनविजिबल ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम को यूनिलेटरल इनकम भी बोलते हैं, यूनिलेटरल इनकम या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं। और फैक्टर इनकम को दोस्तों बायलेटरल ट्रांसफर बायलेटरल इनकम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, भाई कैपिटल अकाउंट के ये 3 कंपोनेंट्स हैं। देखा कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए।
अब ये कंपोनेंट्स कैसे हैं, जिनके पास अकाउंट्स है वो समझते हैं। जिन्होंने फाइनल अकाउंट पढ़ा हो ना, तो फाइनल अकाउंट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है P&L अकाउंट। ऐसे ही मान लो कि बीओपी एक फाइनल अकाउंट है, इसके दो हिस्से हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से मैं आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का एक दृश्य दिखाता हूं। दृश्य का मतलब बना के दिखाता हूं, तब आपको मजा आएगा। एक तरफ लिखता हूं करंट अकाउंट, और दोस्तों एक तरफ लिखता हूं कैपिटल अकाउंट। ये दोनों को मिलाकर जो अकाउंट होता है उसको बोलते हैं बीओपी अकाउंट। अब अकाउंट तो एक ऐसा परफॉर्मा होता है जिसके अंदर लिखा होता है एक तरफ की पैसों का जाना और एक तरफ लिखा होता है पैसों का आना। मैंने बताया स्टार्टिंग के 4 ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, तो मैं वो रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूं आपको। अब जब भी हम बाहर कुछ सामान बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो करंट अकाउंट में ये लाइन डाली और इधर हम लिखेंगे पैसा आना, इधर हम लिखेंगे पैसा जाना। स्टार्टिंग के 4 ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। पैसों का आना मतलब रिसिप्ट्स, और पैसों का जाना मतलब पेमेंट, ठीक है जी। अब अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में एक फर्क है। रिसिप्ट्स वाली साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, तो CR लिख दिया यहां पर, और पेमेंट वाली साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, तो DR लिख दिया। अब DR का मतलब डॉक्टर मत समझ लेना, आप पूरा डेबिट लिख देना, अकाउंटेंसी का कीवर्ड है ये, ठीक है जी। अब मैंने बोला पहला ट्रांजैक्शन है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स। गुड्स का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, पूरा ट्रांजैक्शन हो गया। एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे मिलेंगे और इंपोर्ट करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे हमें। तो एक्सपोर्ट हमारी रिसिप्ट है और इंपोर्ट हमारी पेमेंट है। तो लिखेंगे यहां पर विजिबल का एक्सपोर्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखना, और पेमेंट की साइड पे विजिबल का इंपोर्ट आ जाएगा। और यहां पैसे भी लिखते रहेंगे कितने पैसों का हुआ है, सामने अमाउंट भी आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही सर्विस का एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे मिलेंगे, और सर्विस का इंपोर्ट किया तो पैसे देने पड़ेंगे। तो इनविजिबल का एक्सपोर्ट यहां पर, इनविजिबल का इंपोर्ट यहां पर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर दोस्तों ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रोड, पैसों का आना होता है। ट्रांसफर इनकम टू अब्रोड, पैसों का जाना होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, पैसों का आना होता है। फैक्टर इनकम टू अब्रोड, पैसों का जाना होता है। बस ये 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने थे करंट अकाउंट के अंदर, और यहां पर सामने इनका अमाउंट आया जा रहा था, तो मैंने एक बॉक्स बना दिया और इनके अमाउंट की यहां पर टोटलिंग हो जाएगी, ठीक है जी, टोटलिंग हो जाएगी। तो यहां से इनका ये बैलेंस निकल जाएगा कि कितने रुपए का रिसिप्ट हुई है। मान लो 100 रुपए की रिसिप्ट हुई है और 100 रुपए ही दिए हैं, तो यहां से बैलेंस पता लग जाता है कि कितने का लिया कितने का दिया करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस में। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, देखो कैपिटल अकाउंट भी वही अकाउंट है जो 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। इसमें ही बीच में लाइन डाल दी, मान लो इस तरफ लिखा डेबिट साइड यानी पेमेंट साइड, इस तरफ लिखा क्रेडिट साइड यानी रिसिप्ट साइड। अब इसमें 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं लास्ट वाले। पहला था बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, विदेशों से हो रहे हैं सारे ट्रांजैक्शन, घर में नहीं हो रहे, ध्यान रखना, देश के अंदर नहीं हो रहे। बोरिंग्स मतलब फॉरेन कंपनी से, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन बैंक से उधार लेना। तो बोरिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पैसा आ गया, तो यहां पर बोरिंग्स फ्रॉम अब्रोड लिखो या फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखो। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मैंने ऐसे लिख दिया R/W शॉर्ट में। और अगर उनको हमने पैसा दिया है तो ये हमारी पेमेंट है, लैंडिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का बंदा, बैंक कोई भी हो, ठीक है। अगर बाहर के देश से इन्वेस्टमेंट हुई है तो पैसे आए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर विदेश में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो पैसा गया है, दिस इज इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। और लास्ट वाला ट्रांजैक्शन था चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखो जरा, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व यानी फॉरेन करेंसी की स्टॉक जो आरबीआई के पास रखी है, अगर वो कम हो जाती है तो वो हमारी क्रेडिट साइड में आएगी। तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये बड़ा खतरनाक समझना है, इसको कैसे समझेंगे ये बताता हूं। और यहां पर आएगा इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जिस बच्चे ने इसको समझ लिया, इस ट्रांजैक्शन को, वो बहुत हाई लेवल का सोच सकता है, वो टॉपर बन सकता है भाई, क्योंकि अलग ही थॉट है इस पे। देखो एक फॉरेन करेंसी की मार्केट है हमारे देश में, जहां पर फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। जैसे हम नॉर्मली
दुकान पे जाके सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, तो उसको प्रोडक्ट मार्केट बोलते हैं। फॉरेन करेंसी को खरीदने और बेचने की मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। यहां पर फॉरेन करेंसी के डीलर होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी को। अब आरबीआई उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, सोच लो, ये रहा आरबीआई और ये रहा पूरा देश। पूरे देश में 100 यूनिट है फॉरेन करेंसी की और आरबीआई के पास 10 है, ये मान लो, ठीक है। तो हमारे देश की फॉरेन करेंसी ये है। अब आरबीआई के पास फॉरेन स्टॉक कम हो जाता है, 10 से हो जाता है 6, तो ये 4 कहां गया, ये 4 इसके अंदर आ गया, 104 हो गया। तो हमारे देश के पास फॉरेन करेंसी बढ़ गई, क्योंकि आरबीआई के पास कम हुआ है तो मतलब उसने डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन करेंसी को बेचा है, तभी कम होता है। तो ये जब डिक्रीज हुआ ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई के पास था, इसका मतलब देश के पास ये वाली सप्लाई बढ़ गई है, तो इसलिए ये रिसिप्ट है। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, इनकी रिसिप्ट में कौन आता है? इनकी रिसिप्ट में यानी क्रेडिट साइड में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जिससे हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी आती हो, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता हो, और डेबिट साइड में वो आइटम आते हैं जिनसे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता हो। सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी के हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेन पर्पज ये है, बीओपी अकाउंट में चाहे वो करंट हो चाहे कैपिटल हो, क्रेडिट साइड में वो सब आइटम्स आ रहे हैं जिससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता हो, और डेबिट साइड में वो आइटम आ रहे हैं जिनसे फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता हो। इस बात को गांठ मार के दिमाग में बसा लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे 2 आइटम की लिस्टिंग बनाओ जो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आते हो। तो यार क्रेडिट साइड में आते हो तो मतलब ऐसे बताना कि एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल या एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल या इनमें से कुछ भी। पूछ लेगा इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में? अरे भाई मशीनरी का इंपोर्ट है, मशीन को हम टच कर सकते हैं, तो मशीन अपने आप में विजिबल आइटम है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं है, वो इंपोर्ट है। मशीन मंगाई है तो पैसे दिए होंगे, तो पैसे दिए हैं तो कहां रिकॉर्ड होगा, वो इंपोर्ट हुआ है विजिबल आइटम का। तो यहां पर तो कितनी बड़ी बात है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां रिकॉर्ड होगा? 2 पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट बताओगे आप, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। दूसरा पॉइंट बताओगे, ये करंट अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। 2 हो गए। अब तीसरा पॉइंट बता सकते हो, ये डेबिट साइड में इसलिए रिकॉर्ड होगा क्योंकि इंपोर्ट करने की वजह से फॉरेन करेंसी का हमारे देश में से आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए बेसिकली। 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, कहां रिकॉर्ड होगा, क्यों रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो कहां, करंट अकाउंट की डेबिट साइड में, क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं कि मान लो अमेरिका की एक कंपनी ने इंडिया में अपनी एक ब्रांच खोल दी, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ये बीओपी में कहां रिकॉर्ड होगी? तो बीओपी में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और ये इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में आई है, तो इंडिया की ये रिसिप्ट है, कुछ आया है, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड होगी ये। और ज्यादा बोले तो बोलता था ना, एफडीआई है ये, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, शेयर की बात नहीं है, एक ब्रांच ही सीधी जाके खुली है, जमीन का सौदा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये करंट अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट। अब अपना बीओपी वाले चैप्टर में ना ये सारे आइटम्स थे, अब सिर्फ एक आइटम को कैडे से पकड़ लो। मतलब 7 आइटम है, 4 यहां पर है जिसके 2 टुकड़े हो रखे हैं, आना और जाना, 3 यहां पर है, आना और जाना। सिर्फ एक को पकड़ लेते हैं, विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट को, विजिबल आइटम के इंपोर्ट को, और कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, मैं अगर विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट और विजिबल आइटम का इंपोर्ट, इन दोनों की वैल्यू लिखूं अपने मन से इमेजिन करके, मैंने लिखा हमारे देश में 100 रुपए का एक्सपोर्ट हो गया विजिबल आइटम्स का, इनविजिबल नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ गुड्स हैं ये। और हमने 90 रुपए का इंपोर्ट कराया, यानी 100 का सामान बेचा, 90 का सामान खरीदा भी विदेशों से, तो कितना अंतर आया है? ये 10 रुपया अंतर आया है। दोस्तों इस 10 रुपए को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये नया कॉन्सेप्ट आ गया तुम्हारे दिमाग में अब, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीओटी। एक और नाम है इसका, इसको मर्चेंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं। और इसको ही बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, और इसका नाम ट्रेड बैलेंस भी है। बहुत सारे नाम हो गए, इतना लिखने का फायदा नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। कोई पूछे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का सीधा फॉर्मूला होता है ये भैया, विजिबल का एक्सपोर्ट की वैल्यू माइनस विजिबल के इंपोर्ट की वैल्यू होती है। कोई बोले डेफिनेशन बताओ, मैं लिख नहीं रहा, आप सुन लो मेरे मुंह से। बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the difference between the value of exports of visible items and the value of imports of visible items of a country, that's it। ठीक है ना, इनके बीच का अंतर होता है। अब
आगे देखो, अब देखो ये हुआ कि हमने 100 का सामान बेचा, 90 का खरीदा, तो हमें 10 का फायदा हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि हम 90 का सामान बेच रहे हैं विदेशों को, 100 का उनसे खरीद रहे हैं, तो ऐसे में हमें नुकसान भी हो सकता था कि हमने भाई खरीदा ज्यादा है और बेचा कम है, तो हमारे पैसे ज्यादा गए होंगे, 100 रुपए गए हैं, 90 आए हैं, तो हमारी देश में से 10 रुपए का फॉरेन करेंसी का स्टॉक कम हो गया। ऐसा भी हो सकता था। और ऐसा भी हो सकता था कि हमने 100 का ही सामान बेचा है उनको, विदेशों को, और 100 का ही उनसे खरीदा है, तो जीरो भी हो सकता था। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा देश का बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिशिट में है। डेफिशिट का मतलब होता है नुकसान एक तरीके का, ठीक है। और जब जीरो आ रहा है तो बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट अपने आप में बैलेंस्ड है, ठीक है। कुल मिला के मैं आपसे बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ बीओटी, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड के 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप होते हैं। टाइप नंबर 1, अब मैं क्या है कि बोलूंगा ज्यादा और लिखूंगा कम, ध्यान देना। पहला टाइप है सरप्लस बीओटी। सरप्लस बीओटी वो सिचुएशन है जहां पर विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट ज्यादा है विजिबल आइटम के इंपोर्ट से। देख लो, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। दूसरा है डेफिशिट बीओटी, यहां पर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से विजिबल आइटम का। तीसरा है बैलेंस्ड बीओटी, यहां पर विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट और विजिबल आइटम के इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर है। तीनों की डेफिनेशन भी आ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिट इन बीओटी? तो इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर विजिबल इंपोर्ट इज मोर देन विजिबल एक्सपोर्ट्स, या वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स। वैल्यू जरूर लिख देना यार, वर्ड वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहां से 1 नंबर का एमसीक्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में बनने के पूरे पूरे चांस हैं। इस बात को ध्यान रखना, 1 नंबर का, ठीक है जी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है यहां पर इस चैप्टर में। देखो हमारे देश में क्या होता है, ये मैंने हेडिंग लिखी बीओपी अकाउंट, ये सिर्फ हेडिंग ही है। मेन अकाउंट इसके नीचे बनता है करंट अकाउंट, ठीक है जी। करंट अकाउंट में इधर आने वाले पैसे, इधर जाने वाले पैसे। तो इधर मान लो लिख रहे हैं क्रेडिट साइड के आइटम, अभी मेंशन नहीं कर रहा, इधर लिख रहे हैं डेबिट साइड के आइटम। फिर नीचे बनता है, यहां पर जब अमाउंट का टोटल वोटल कर लेते हैं तो नीचे बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब कैपिटल अकाउंट में भी इधर क्रेडिट के आइटम, इधर डेबिट के आइटम, और फिर लास्ट में हो जाता है टोटल। लास्ट में हो जाता है टोटल। ये हमारे देश का बीओपी अकाउंट होता है ऐसा, ठीक है। अब इसमें एक बात बताता हूं, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं ना, चाहे हम अमेरिका से सामान मंगा रहे हैं, चाहे अमेरिका को बेच रहे हैं, इसमें हम सिर्फ अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हैं। हम वो सामान मंगाते हैं जिसमें हमें फायदा दिखाई देता हो, हम वो सामान बेचते हैं जिसमें हमें फायदा दिखाई देता हो। हम देश की बात नहीं करते दोस्तों। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हम ये कर रहे हैं, जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं यहां पर, ये हमारे अपने ट्रांजैक्शन है, ये सरकार के ट्रांजैक्शन नहीं है। ये हमारे किए गए हैं, हम इंसान, हमारी कंपनियां, हम कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, उनकी रिकॉर्डिंग सरकार कर रही है। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन है ये सब प्रॉफिट से रिलेटेड है, हमारे अपने पर्सनल मोटिव से रिलेटेड है। हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये ट्रांजैक्शंस किए हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमारे देश की सरकार क्या चाहती है, देखो क्या चाहती है। हमारे देश की सरकार कहती है कि अगर तुम इसकी कैलकुलेशन करते हो करंट अकाउंट के और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की, और फाइनली आपको यह लगता है कि देश का बीओपी अकाउंट बराबर नहीं हुआ, बैलेंस में नहीं हुआ, या तो घाटे में या फायदे में है, तो हमारे देश की सरकार एक ऐसा ट्रांजैक्शन करेगी जिससे बीओपी अकाउंट वापस बैलेंस में आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझो। मान लो यहां पर 100 रुपए का हमने करंट अकाउंट से पैसा आया और 100 रुपए का पैसा गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी 100 रुपए का आया, 100 रुपए का गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल हमारा बीओपी अकाउंट दोनों तरफ बराबर में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो ऐसे ना, जो इनका अंतर होता है, मान लो 120 का आया सामान और 100 रुपए का हमने उनको बेचा, ठीक है, तो हमें 20 का यहाँ फायदा हो गया। चाहे यहाँ पर फायदा हो या नुकसान हो, वो वाला बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं इस बात को समझते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर P&L अकाउंट में चला जाता है। जो नहीं समझते, मतलब जिनके पास अकाउंट्स नहीं है, वो सोचो कि इसका बैलेंस नीचे ट्रांसफर हो जाता है, चाहे नुकसान है चाहे फायदा, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर लास्ट में एक मेन बैलेंस यहां निकाला जाता है, यानी यहां पर भी लाइन क्लोज होने के बाद, मतलब जब बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद एक मेन बैलेंस निकलता है। उस बैलेंस में अगर हमारे देश में पता लगता है कि कितना इनफ्लो हुआ है फॉरेन करेंसी का और कितना आउटफ्लो हुआ है फॉरेन करेंसी का। अब मान लो इनफ्लो 100 रुपए का हुआ है, आउटफ्लो 60 रुपए का हुआ है, तो हमें यहां फायदा है, तो इसको बोलते हैं बीओपी अकाउंट सरप्लस में चला गया, बीओपी अकाउंट सरप्लस में चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इनफ्लो 60 का हुआ था, 100 रुपए का आउटफ्लो हुआ होता, तो इसको बोलते हैं बीओपी अकाउंट डेफिसिट में चला गया। और अगर ऐसा हुआ होता 100 का ही टोटल इनफ्लो है, 100 का ही टोटल आउटफ्लो है, तो बीओपी बैलेंस में होता है ऐसे में। तो जैसे बीओटी की बात कर रहा था कि वो सरप्लस डेफिसिट और बैलेंस वाली सिचुएशन में हो सकता है, तो बीओपी के साथ भी ये सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार ऐसा होने नहीं देती। कहती है बीओपी अकाउंट अगर बैलेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस में नहीं है, या तो ये है या ये है, तो सरकार एक ऐसा ट्रांजैक्शन करेगी जिससे बीओपी अपने आप बैलेंस में आ जाएगा, और वो ट्रांजैक्शन दोस्तों लास्ट में होता है। उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अब ये तुम्हारे दिमाग की बत्ती खोलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या फिर अकोमोडेटिंग आइटम्स। ये बैलेंस क्लोज होने के बाद लास्ट में सरकार करती है, तो इस वाले ट्रांजैक्शन को हम बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन या बिलो द लाइन आइटम्स। अब बात रही कि इसके ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन थे उनको क्या बोलते थे, तो दोस्तों इसके ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन थे, चाहे यहां पर कितने भी हो, यहां पर कितने भी हो, ये हमने अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए किए हैं। इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। ठीक है, या फिर इनको बोलते हैं अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, अबव द लाइन ट्रांजैक्शन, यानी इस लाइन से ऊपर लाइन, इसको बोल रहे हैं जहां पर मेन बैलेंस क्लोज होता है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, समझे। तो इतना करने के बाद अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स कराए हैं उसके अंदर देखो चमत्कारी क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे किया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में अंतर बताओ, पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला तो हो जाएगा दोनों का मीनिंग, डेफिनेशन। दूसरा ट्रांजैक्शन मतलब दूसरा डिफरेंस समझो। अब कितना आसान है बताना, देखो यहां से देखो पीछे, विजिबल का एक्सपोर्ट और विजिबल का इंपोर्ट माइनस कर दो, बीओटी आ जाएगा। बीओटी एक छोटा सा हिस्सा हुआ और ये सब मिला के बीओपी है, तो बीओपी अपने आप में बड़ी तोप चीज है और बीओटी बहुत छोटी सी चीज है। तो यहां बोलेंगे एक तरीके से कि बीओटी एक नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, और बीओपी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। भाई बीओटी में तीनों सिचुएशन हो सकती है, ये डेफिसिट में भी हो सकता है, ये सरप्लस में भी हो सकता है ना, ये बैलेंस में भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन बीओपी ऑलवेज रिमेन्स इन बैलेंस होता है। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे भैया, अभी तो सारी बातें हुई थी। ऐसा है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। बीओपी चाहे इस वाली सिचुएशन में हो या इस वाली में हो, सरकार एक ऐसा ट्रांजैक्शन करेगी जिससे बीओपी बैलेंस में आ ही जाता है, तो उस सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस में रहता है। तो तीन डिफरेंस आसानी से बन गए, और तो कितने ही बना लो। चौथे नंबर का डिफरेंस बना सकते हो कंपोनेंट्स। भाई बीओटी के एक ही कंपोनेंट होता है विजिबल आइटम्स, इसका एक्सपोर्ट इसका इंपोर्ट। अब इसके कंपोनेंट तो जितने मर्जी लिख लो, विजिबल भी है, इनविजिबल भी है, ट्रांसफर भी है, फैक्टर भी है, बोरोइंग भी है, लैंडिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, वो सातों ही इसके कंपोनेंट्स हैं। या बोल दो इसके कंपोनेंट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट बैलेंस में हो सकता है। सेम डिफरेंस बनता है लगभग। पहला तो मीनिंग बन जाएगा कि ये विजिबल का एक्सपोर्ट और विजिबल का इंपोर्ट का डिफरेंस है। और करंट अकाउंट का बैलेंस अगर देखो तो करंट अकाउंट का बैलेंस दोस्तों करंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड का टोटल माइनस उसकी पेमेंट साइड का टोटल है। तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द रिसिप्ट साइड ऑफ करंट अकाउंट माइनस पेमेंट साइड ऑफ करंट अकाउंट, सम टोटल ऑफ पेमेंट साइड। फिर इसके कंपोनेंट्स देख लो, इसका कंपोनेंट एक ही है विजिबल आइटम, इसके चार हैं, विजिबल, इनविजिबल, ट्रांसफर, फैक्टर। थर्ड नंबर पे बात करेंगे। थर्ड नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अकाउंट है ना, ये यहां पर वापस आ जाते हैं, अगर इनमें मान लो ये अमाउंट 100 रुपए है और ये 90 है, तो सरप्लस में हो गया हमारा बीओटी। बीओटी में सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो,
करंट अकाउंट के लास्ट के आइटम्स ऊपर नीचे होके, मतलब अमाउंट कम ज्यादा होके, इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर टोटलिटी में डिफरेंस हुआ ना, तो ये अकेला इनको कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा। तो बोलते हैं बीओटी में कोई भी डेफिसिट है या सरप्लस है, उसको करंट अकाउंट कवर कर सकता है, लेकिन करंट अकाउंट में कोई भी डेफिसिट या सरप्लस आया तो बीओटी उसको कवर नहीं कर सकता। इसी बात पे तुम्हारी क्लास लेते लेते भाई मजा आ रहा है। तुम भी पढ़ते पढ़ते कुछ खा सकते हो, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ खा सकता हूं। पता है इतनी देर तक बोलना पड़ता है, अभी लगातार 35 मिनट हो गए बोलते बोलते, तो गला तो सूखता ही है। तो बीओटी और करंट अकाउंट में भी डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस दोस्तों बताऊं तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में भी आ सकता है। फिर डिफरेंस कैसे बताना है, पहले इनका मीनिंग हो गया, फिर दूसरा इसके कंपोनेंट्स हो गए। करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। और तीसरा छिपके, छुप छुपा के बता रहा हूं, नेशनल इनकम में वो वर्ड यूज होता है कि करंट अकाउंट अपने आप में एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, कैपिटल अकाउंट अपने आप में एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इस बात को ध्यान रखी, भूलना जाइए, 3 डिफरेंस करने काफी हैं। अगला अभी कराया था ना, ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स में डिफरेंस आ सकता है। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर से, नहीं क्या क्या डिफरेंस आ सकता है। पहले तो मीनिंग ही बोल सकता है कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन स्पेशली वो ट्रांजैक्शन है जो बीओपी को वापस बैलेंस में लाने के लिए किए गए हैं। दूसरा, इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव को बोलते हैं इकोनॉमिक मोटिव, और ये इट्स मोटिव इज टू ब्रिंग बीओपी इनटू बैलेंस, ये बीओपी को बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। इनका एक और नाम होता है, ये अबव द लाइन आइटम्स कहलाते हैं, इनको बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं। अब तुम्हें याद कैसे आ रही होगी चीज, याद दिलाता हूं, देखो जरा पीछे चलो, ये देखो, ये था ना बिलो द लाइन और वो अबव द लाइन। अब देखो अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ कैपिटल अकाउंट के लास्ट में जगह लेते हैं अपनी, तो बोलते हैं कि अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स कैपिटल अकाउंट में होते हैं और ऑटोनोमस आइटम करंट में भी होते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी होते हैं, ठीक है। और ये दिस आइटम्स टेक्स प्लेस ओनली इन कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। तो दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, हल्के कॉन्सेप्ट है नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बीओपी डेफिसिट, बीओपी में डेफिसिट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। हम बता देते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। पकौड़े में तेल भी भाई। बीओपी डेफिसिट की 2 डेफिनेशन बनती है। पहली, ये वो सिचुएशन है जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स का टोटल ऑटोनॉमस पेमेंट के टोटल से कम रह जाए, है ना, सम टोटल। या फिर आपको बताऊं, जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस का टोटल नेगेटिव हो जाए, यानी 0 से कम आए। वैसे इन दोनों का टोटल 0 आता है तो बोलते हैं बीओपी बैलेंस में है। और वैसे तुमने बोला कि बीओपी सर डेफिसिट में होता है क्या, नॉर्मली हम बोलते हैं बीओपी डेफिसिट में नहीं होता, क्योंकि होता भी है तो अकोमोडेटिंग आइटम्स
इसको बैलेंस में ले आते हैं। फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ 6 नंबर का, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, फिर फुल स्टॉप लिखा है और लिखा है ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बीओपी डेफिसिट। तो बीओपी डेफिसिट के बारे में 2 पॉइंट लिखने थे और 4 नंबर का ये अंतर था। दोस्तों एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर कवर अप करने की कोशिश की गई है। अब आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट क्या है यहां से, इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आ सकती हैं। पहले नंबर पे कंपोनेंट्स आ सकते हैं, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बताओ या कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा एक पकोड़ा चेक कर लूं फिर बताता हूं आपको, ठंडे हो जाएंगे यार नहीं तो। हाँ टेस्टी है, आप भी खा लो अपने घर पे। दूसरा यहां से डिफरेंस बन सकता है, मेन डिफरेंस है बीओटी और बीओपी का, दूसरा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का। तीसरा अलग से मान के चलो ऑटोनोमस आइटम्स वर्सेस अकोमोडेटिंग आइटम्स। इजी लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मुश्किल क्वेश्चन में जो बात होती है आपको यहां पर एग्जांपल देगा, जैसे कि बोलेगा इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां रिकॉर्ड होगा, कौन से सब अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है ना, इसके रिकॉर्ड के बारे में पूछेगा। ये मैंने शुरू में बता दिया था आपको, ऐसा एग्जांपल बोलेगा। एक ब्रांच और खुल रही है बैंक की, वो कहां रिकॉर्ड होगी, फॉरेन कंट्री में, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मुश्किल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर बीओटी का न्यूमेरिकल आ जाएगा, विजिबल और इनविजिबल का आपको वैल्यू दे देगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। जैसे बीओटी होता है ऐसे एक बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड भी होता है, बस ये इनविजिबल आइटम से रिलेटेड होता है। कोई पूछे बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड क्या होता है, तो ये इनविजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट माइनस इनविजिबल आइटम का इंपोर्ट होता है दोस्तों। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए और ये भी बताया कि चैप्टर का कंटेंट क्या है। एक्चुअली बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज दोनों मिला के एक यूनिट है, लेकिन दोनों चैप्टर अलग अलग है। तो ये चैप्टर एक बार में 1 शॉट में कंप्लीट कर दिया। इसके क्वेश्चन आंसर यहां नहीं कराए प्रैक्टिस के साथ, ये सिर्फ कंटेंट समझाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आंसर की क्लास अलग से लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात को सुनना, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों को बता देना। आपकी कोई दिक्कत परेशानी या डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताया ना। बाय बाय।